दीपा सिंह, सहायक प्राध्यापक, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय बुढ़ार, आप सभी का स्वागत करती हूं आज के वीडियो व्याख्यान में, जिसका शीर्षक है सेक्शन 8 ऑफ द CGST एक्ट 2017 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। CGST अधिनियम 2017 की धारा 8 संयुक्त एवं मिश्रित पूर्ति। चलिए देखते हैं हाइलाइट्स ऑफ द टॉपिक। द वेरी फर्स्ट इज, हम आज जानेंगे अबाउट कॉम्पोजिट सप्लाई, समग्र आपूर्ति, मिश्रित आपूर्ति, मिक्स्ड सप्लाई, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट टैक्स लाइबिलिटी ऑन कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई, कर निर्धारण मिश्रित एवं समग्र आपूर्ति पर। अगर हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, शिक्षण प्रतिफल की बात करें, तो इस वीडियो व्याख्यान को अटेंड करने के बाद विद्यार्थी समग्र आपूर्ति एवं मिश्रित आपूर्ति को परिभाषित करने में सक्षम होंगे। इसके उपरांत समग्र आपूर्ति एवं मिश्रित आपूर्ति पर कर निर्धारण करने में सक्षम होंगे एवं समग्र एवं मिश्रित आपूर्ति के व्यवहारिक पहलुओं पर विश्लेषण करने में सक्षम होंगे। चलिए, बिफोर डिस्कसिंग कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, हमें यह जानना जरूरी है कि टैक्सेबल इवेंट या कर योग्य घटना क्या होती है। जी स्टूडेंट्स, आपने यह सुना होगा कि टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन सर्टन सिचुएशन और सर्टन इवेंट्स। तो ये इवेंट ही होता है कर योग्य घटना या टैक्सेबल इवेंट। तो हम यह कह सकते हैं कि कर लगने के लिए, टैक्स लगने के लिए कर योग्य घटना का होना आवश्यक है। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी के पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, तो वहां पर विभिन्न प्रकार के कर योग्य घटना हमें देखने को मिलती थी। चलिए देखते हैं। अगर सेल्स होता था तो वहां पर सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाया जाता था। अगर सर्विसेज दी जाती थी तो सर्विसेज टैक्स लगता था। मैन्युफैक्चरिंग होने पर एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती थी एवं एंट्री होने पर जब एक गुड दूसरे स्टेट की टेरिटरी में एंटर करता था तो वहां पर एंट्री टैक्स लगाया जाता था। सो यू कैन सी देयर वर मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट, और यही मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट होने के कारण देयर वर वेरियस काइंड्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसने हमारे टैक्सेशन सिस्टम को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था। With the invent of the GST, there is only one taxable event, dear students, and that is supply. अगर हम आर्टिकल 366 की डेफिनेशन को देखें तो it says that goods and services is a tax on the supply of goods and services. तो यहाँ पर जो प्राइम फोकस है वो किस वर्ड पर है? सप्लाई पर है, आपूर्ति पर है। चलिए, अगर हम देखें आपूर्ति के मापदंड या पैरामीटर्स ऑफ सप्लाई, देन इट सेज दैट वेरी फर्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपूर्ति है वो माल या सेवाओं की होनी चाहिए। माल या सेवा के अलावा अगर किसी चीज की आपूर्ति होती है, एग्जाम्पल के लिए प्रतिभूतियां, तो वह जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगी। द सेकेंड इज देयर शुड बी सम कंसिडरेशन, प्रतिफल का होना आवश्यक है। प्रतिफल का यहाँ पे मतलब है द पर्सन हु इज गिविंग और हु इज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, उसको रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। एंड इन जनरल पैरेलेंस अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो पेमेंट, हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसके रिटर्न में हम पैसे देते हैं। ओके, वी गिव मनी, तो यहाँ पे कंसिडरेशन क्या हो गया? मनी हो गया। थर्ड इज आपूर्ति कर योग क्षेत्र में की जानी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, टैक्सेबल टेरिटरी वो टेरिटरी होती है जिस पूरे एरिया में टैक्स इम्प्लाइड होता है। अगर हम जीएसटी एक्ट की बात करें, CGST एक्ट की बात करें, तो वहां पे जो टैक्सेबल टेरिटरी है दैट इज ऑल ओवर द इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। सो जीएसटी हर एक राज्य में लगाया जाता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो आपूर्ति है
वो व्यवसाय के दौरान या उसको आगे बढ़ाने के लिए की जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपना प्रॉफिट अर्न करने से अगर कोई सप्लाई कर रहा है तो वो सप्लाई के कंसिडरेशन में माना जाएगा। और अगर कोई पर्सनल, फॉर एग्जाम्पल एक कोई मिस्टर ए हैं जो कोचिंग क्लास चलाते हैं, ओके, वहाँ पे उनके 40 स्टूडेंट्स का उनके पास बैच है, वो वहाँ पढ़ाने के बाद में अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं, ओके। तो जब वो कोचिंग क्लास में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, जब वो उनसे फीस ले रहे हैं, तो ये उनके बिजनेस का एक पार्ट हो गया, प्रोफेशन का एक पार्ट हो गया। बट वो अपने जब खुद के बच्चे को जब पढ़ा रहे हैं तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सप्लाई, क्योंकि वो पर्सनल बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट इज द सप्लाई शुड बी टैक्सेबल। स्टूडेंट्स, जो सप्लाई है वो दो कैटेगरी में डिवाइड की गई है, टैक्सेबल सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई वो सप्लाई है जहां पे जीएसटी की विभिन्न दरों से टैक्स लगाया जाता है। हम सबको पता है कि जीएसटी की विभिन्न दरें क्या है, 5%, 12%, 18% एंड 28%। एंड व्हाट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई? नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन्स उसको जीएसटी के तहत उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता। एग्जाम्पल है जीरो रेटेड सप्लाईज एंड एक्सपोर्ट्स। एंड द लास्ट इज जो सप्लाई की गई है दैट शुड बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन, कर योग व्यक्ति द्वारा होना चाहिए। अब ये कर योग व्यक्ति क्या होता है? कर योग व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है, जिनके पास जीएसटीआईएन नंबर होता है। अभी जो रजिस्ट्रेशन होता है ये दो रीजन से हो सकता है। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि उनका जो टर्नओवर लिमिट है, ओके, दैट इज 40 लाख रुपीज, वो से एक्सीड कर गए होंगे। एंड सेकेंड रीजन में भी कि उन्होंने स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन लिया होगा। तो दोनों कैटेगरी के लोग किसमें आएंगे? वो लोग टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। अब अगर हम बात करें ओवरव्यू ऑफ सप्लाई, तो सप्लाई का ओवरव्यू देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो हमारे पास है वो है सेक्शन 7। तो सेक्शन 8 हम पढ़ने जा रहे हैं, पर उसके पहले हमको सेक्शन 7 पता होना बहुत जरूरी है। इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू नो सेक्शन 7। बहुत ब्रॉड है एंड यहाँ पे सप्लाई की इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है। इंक्लूसिव डेफिनेशन कैसे दी गई है, चलिए धीरे धीरे करके समझते हैं। सप्लाई इंक्लूड्स, वेरी फर्स्ट, अगर सप्लाई की जाती है कंसिडरेशन के लिए एंड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। कंसिडरेशन हमने डिस्कस किया, कुछ रिटर्न में हमें मिलना चाहिए, कुछ पेमेंट हमें मिलना चाहिए, ओके, दैट मीन्स कंसिडरेशन। एंड सेकेंड इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जानी चाहिए। 71A says this. 71B says that import of services for consideration. अगर हम कोई सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट यू नो स्टूडेंट्स वेरी वेल, इंपोर्ट कब क्या होता है? जब हम अपने देश के बाहर से कोई चीज अपने देश में मंगाते हैं तो वो इंपोर्ट होता है, ओके। यहाँ पे हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ पे हम सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, सेवाएं इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं वेदर और नॉट फॉर द बिजनेस, चाहे हम बिजनेस के लिए करें या हम पर्सनल यूज के लिए करें, इन बोथ द केसेस इट विल कम अंडर सप्लाई, टैक्स विल बी पेबल। चलिए 71C देखते हैं। अब 71A में हमने बात की कि सप्लाई शुड बी फॉर कंसिडरेशन। 71C आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। 71C क्या बोलता है? सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ तो आप कंसिडरेशन बोल रहे हैं और यहाँ पे आप बोल रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन। ये स्टूडेंट, शेड्यूल 1 में बताया गया है कि देयर आर सर्टेन सप्लाईज जो अगर कंसिडरेशन इन रिटर्न हमको नहीं भी मिलता है ना, तो भी वो किसके दायरे में आएगा? वो सप्लाई के दायरे में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन, ओके, तो वो किसके दायरे में आएगा? वो सप्लाई के दायरे में आएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप शेड्यूल 1 रेफर कर सकते हैं। चलिए नाउ 71D। 71, अब देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसमें सबसे बड़ा इशू यही था कि किन चीज़ों को गुड्स माना जाए या किन चीज़ों को सर्विसेज माना जाए। हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वी आर टेकिंग सर्टेन थिंग, हमने कुछ ऑर्डर किया, ब्रेकफास्ट, लंच, एनीथिंग, वो तो गुड्स में आ जाता था। बट
रेस्टोरेंट वाला तो सर्विस टैक्स लगाता था। तो देयर वर मतलब मैनी चैलेंजेस, है ना। तो इसी को सॉल्व करने के लिए द जीएसटी एक्ट ने एक सेक्शन बनाया 7(1)D। यहाँ पे उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि किन चीज़ों को गुड्स में लिया जाएगा और किन चीज़ों को सर्विसेज में लिया जाएगा। दे हैव क्लैरिफाइड इट, एंड इसको देखने के लिए हम शेड्यूल 2 ऑफ द जीएसटी एक्ट देख सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। क्या एक्सक्लूजन्स हैं? एक्सक्लूजन के लिए हम नेगेटिव लिस्ट देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों की सप्लाई करता है, ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को कोई सर्विसेज देता है तो दैट विल नॉट कम अंडर द पर्व्यू ऑफ द सप्लाई। तो उन सबको कहाँ शामिल किया गया है? उन सबको नेगेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। और नेगेटिव लिस्ट के लिए जो शेड्यूल है दैट इज शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 1, 2, 3 बिकम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सप्लाई। तो ये था हमारा सेक्शन 7। अब सप्लाई जानने के बाद हमें बंडल्ड सप्लाई जानना जरूरी है। बंडल्ड सप्लाई, बंडल हम सबको पता है, चीजें जोड़ के या मिक्स करके दी जा रही हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, हियर इज अ लैपटॉप, और लैपटॉप के साथ में आप देख सकते हैं वायरस। लैपटॉप, जब हम लैपटॉप परचेज करते हैं तो व्हाट वी सी कि लैपटॉप परचेज करने के साथ ही हम उसमें एंटीवायरस डलवाते हैं। तो हियर वी आर गेटिंग 2 प्रोडक्ट, एक तो हमें लैपटॉप मिल रहा है और दूसरा हम उसमें एंटीवायरस डलवा रहे हैं। ओके, तो इट इज कॉल्ड एज द बंडलिंग ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विसेज। तो प्रोडक्ट या गुड्स का बंडलिंग हो सकता है, सर्विसेज का बंडलिंग हो सकता है, या गुड्स या सर्विसेज दोनों का बंडलिंग हो सकता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एज यू कैन सी हियर इज अ पिक्चर ऑफ दी डोम्स किट। ओके, यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? कलर पेन है, इरेजर है, देन देयर इज अ शार्पनर, बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम इनको बाइफिकेट करें तो यू कैन सी कि स्केल, पेंसिल, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, है ना। तो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ बंडल्ड सर्विस। वो चीजें जो इंडिविजुअली सेल आउट हो सकती हैं उनको अलग अलग ना सेल करके हमने क्या किया, उनको कंबाइन किया, उनकी बंडलिंग की, एंड वी आर सेलिंग इट एज अ सिंगल प्रोडक्ट। तो दिस इज कॉल्ड एज बंडलिंग ऑफ द सर्विसेज। अब आप सोच रहे होंगे मैडम बंडलिंग क्यों पढ़ा रही हैं? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेक्शन 8। चलिए अब बात यह आती है कि कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई हमें जानना क्यों जरूरी है, सेक्शन 8 हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। देयर आर मल्टीपल रीजंस। सबसे पहला रीजन तो ये है स्टूडेंट्स कि जीएसटी काउंसिल ने जितने भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमारे यहाँ सेल होते हैं उन सब पर अलग अलग रेट से टैक्स निर्धारित किया हुआ है। ओके, किसी पे 5% है, किसी पे 12 है, किसी में 18 है, किसी पे 28 है, कुछ नील रेटेड है। ओके, एंड प्रत्येक प्रोडक्ट पर अलग रेट से टैक्स लगता है। अब कर निर्धारण के लिए हमें यह जरूरी है जानना कि मिक्स्ड और कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होती है। बच्चों, मिक्स्ड और कॉम्पोजिट सप्लाई में क्या होता है, गुड्स की बंडलिंग करके सेल आउट होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट जब सेल आउट हुआ तो उस पर जो टैक्स लगना था वो लगना था 28%, पर क्योंकि आपको नॉलेज नहीं थी, क्योंकि आपको पता नहीं था कि उस बंडल में और भी चीज़ें हैं जिस पे कम टैक्स है, तो आपने क्या किया, आपने हो सकता है उस रेट से टैक्स ना पे किया हो। तो इस केस में क्या होगा, डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू करेगा। डिपार्टमेंट नोटिस इशू करेगा, आप फिर से अपना जीएसटी रिटर्न रिवाइज करोगे, आपने समय में नहीं किया, फिर आपको नोटिस आएगा, बहुत सारे इश्यूज आपको होने वाले हैं। दैट इज वाई बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द जीएसटी और इन फ्यूचर इफ यू आर गोइंग टू बी अ प्रैक्टिशनर ऑफ द जीएसटी, तो आपको इन डिफरेंस बिटवीन कॉम्पोजिट एंड सप्लाई का पता होना जरूरी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 8। सेक्शन 8 का फर्स्ट पार्ट है कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई की सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं और उसमें से पॉइंट्स निकालते हैं कि व्हाट एक्चुअली कॉम्पोजिट सप्लाई इज। देखिए, कॉम्पोजिट सप्लाई जो होती है, इट इज मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू द रिसिपिएंट। किसको दिया जाता है, रिसिपिएंट को दिया जाता है। और यहाँ पे 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं, 2 या 2 से अधिक टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं, या उनका कॉम्बिनेशन होता है, वेयर
these goods and services are naturally bundled. इनको प्राकृतिक रूप से बंडल किया जाता है. इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से होता है, एंड वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई. उनमें से जो एक पूर्ति होगी, एक आपूर्ति होगी, वो कैसी होगी? प्रमुख आपूर्ति कहलाएगी. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द की एलिमेंट्स ऑफ द कॉम्पोजिट सप्लाई. कॉम्पोजिट सप्लाई के प्रमुख तत्वों के बारे में अब हम बात करते हैं. पहले हमें देखना है कि हाउ मेनी सप्लाईज आर देयर. सो as per the definition there should be 2 or more than 2 supplies. 2 या 2 से अधिक आपूर्तियां होनी चाहिए. सेकेंड इज जो बंडलिंग हो रही है वो किस तरीके की हो रही है. सो द बंडलिंग इज नेचुरली बंडल्ड. अब नेचुरली बंडल्ड किस तरीके से होता है स्टूडेंट्स? नेचुरल बंडल वो होता है जहाँ पे जो कंज्यूमर हमारा होता है, जो हमारा उपभोक्ता होता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि हम इन द कंजम्पशन उन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड करें. ओके, एंड द थर्ड मेन पॉइंट इज व्हाट इज द मेन सप्लाई. क्या सप्लाई किया जा रहा है? हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो सप्लाई होगी वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की होगी. उनमें से एक कोई प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड एज द प्रिंसिपल सप्लाई, प्रमुख आपूर्ति, एंड द अदर सप्लाईज विल बी कॉल्ड एज द एंसिलरी सप्लाई. एंसिलरी सप्लाई मीन्स अधीनस्थ आपूर्ति. तो हमारा प्राइम फोकस क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल सप्लाई. ओके, चलिए अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं. होटल एकोमोडेशन विथ अदर फैसिलिटीज. आपको शिमला घूमने जाना है, आपने मेक माई ट्रिप में स्क्रॉल किया, एंड वाइल स्क्रॉलिंग आपने यह देखा कि एकोमोडेशन के साथ में आपका जो होटल है वो और भी कई सर्विसेज प्रोवाइड करता है. क्या क्या? अकोमोडेशन हो गया, देन मील्स, तीनों टाइप की मील उसमें इंक्लूडेड है, एंड उसके साथ में वो आपको फ्री वाईफाई भी प्रोवाइड कर रहा है. इट मीन्स हाउ मेनी सर्विसेज आर देयर? अकोमोडेशन, ओके, मील, ओके, देन आपका फ्री वाईफाई. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यू आर गेटिंग. चलिए अब हम देखते हैं कि ये कैसे कॉम्पोजिट सप्लाई होगा. येस, इट इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई. कैसे कॉम्पोजिट सप्लाई होगा? अब की एलिमेंट्स बच्चों जो हमने पीछे पढ़े, अब हमको इस एग्जाम्पल में उनको सर्च करना है. अब हम बात करेंगे की एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल. अगर हम देखें हाउ मेनी सप्लाईज आर देयर, तो आपने देखा यहाँ पे जो होटल है वो हमें 3 सप्लाईज दे रहा है. द वेरी फर्स्ट इज accommodation, the second is meals, and the third is free Wi-Fi. Means there are more than 2 supplies. Now ये जो bundling है वो किस प्रकार की है? This product is or this particular services is naturally bundled. अब हम इसे naturally bundled क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा कंज्यूमर है, वो एक्सपेक्ट करता है कि ही मस्ट और शी मस्ट गेट ऑल दीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर. ओके, आप खुद सोचिए कि अगर आपको एक ही जगह सारी सुविधाएं मिलती हैं तो देयर यू फील मोर कंफर्टेबल. एंड सेकेंड, जो नेचुरल बंडलिंग होती है उसको डिटरमाइन करने का दूसरा पैरामीटर है कि उस इंडस्ट्री के और भी जो प्लेयर्स हैं, और भी जो सेलर्स हैं, वो किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पे फ्री मील्स या फ्री ब्रेकफास्ट या फ्री वाईफाई अगर हम देखें तो आज की डेट में सारे होटल्स प्रोवाइड करते हैं. तो इट मीन्स कि अगर एक कोई सर्विस प्रोवाइडर ये सर्विस नहीं देगा तो वहाँ पे उसके बिजनेस को लॉस हो सकता है. दैट इज़ वाई इट कम्स अंडर द नेचुरल बंडलिंग ऑफ सर्विसेज. देयर इज नो क्रिस्प रूल, बट ऑन द बेसिस ऑफ दीज रूल्स वी कैन डिटरमाइन कि जो प्रोडक्ट है उसकी नेचुरल बंडलिंग की गई है या वो अननेचुरल बंडल है. द थर्ड इज व्हाट इज द मेन सप्लाई. 3 सप्लाईज हैं आपके पास, अकोमोडेशन, मील्स एंड योर फ्री वाईफाई. इनमें से मेन सप्लाई क्या है? जस्ट थिंक अबाउट इट. आपको क्या लग रहा है? आपने किस लिए मेक माई ट्रिप में सर्च किया था? द मेन सप्लाई इज योर अकोमोडेशन. एंड व्हाट आर द एंसिलरी और द हेल्पिंग सप्लाईज? हेल्पिंग सप्लाईज आर मील्स एंड द वाईफाई. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने समझा कि कैसे किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को हम कॉम्पोजिट सप्लाई की परिभाषा के अनुसार समझ सकते हैं. चलिए अब अगर हम बात करें कि
what is the rate of tax on the composite supply? So here comes the answer कि आपको यहाँ पे यह देखना है कि जो आपकी प्रिंसिपल सप्लाई है, जो आपकी प्रमुख आपूर्ति है, उस पे किस रेट से टैक्स लगा हुआ है. ओके, तो जो आपकी प्रिंसिपल सप्लाई का जीएसटी रेट होगा, दैट विल बिकम द रेट ऑफ टैक्स ऑन द होल योर इनवॉइस. चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. रोहित मर्चेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया सुधीर गारमेंट्स के साथ फॉर द सप्लाई ऑफ रेडीमेड शर्ट्स. किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया? फॉर द सप्लाई ऑफ रेडीमेड शर्ट्स इन द डिजाइनर बॉक्सेस. एंड वहाँ पे उन्होंने प्राइस क्या दी? द प्राइस वॉज 10 लाख रुपीज. 10 लाख रुपीज में सुधीर गारमेंट्स रोहित मर्चेंट को शर्ट प्रोवाइड करेगा इन द डिजाइनर बॉक्स. उसके साथ में सुधीर गारमेंट विल ऑल्सो इंश्योर देम ड्यूरिंग द ट्रांसिट. इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी वो दे रहे हैं, प्लस जो ट्रांसिट जो आपका है उसमें वो इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं. सो अब एनालाइज करिए आप खुद स्टूडेंट्स, कितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज यहाँ पे आपको दी जा रही हैं. वेरी फर्स्ट इज आपको क्या दिया जा रहा है? शर्ट्स. ओके, द सेकेंड इज वो शर्ट्स आपको किस में दी जा रही हैं? इन दी एज यू कैन सी डिजाइनर बॉक्सेस में आपको दी जा रही हैं. द थर्ड इज आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी जा रही है. एंड फोर्थ इज जो ट्रांसपोर्टेशन जो आपका ट्रांजिट है उस पर इंश्योरेंस भी आपको दिया जा रहा है. मीन्स देयर आर 1 2 3 4 काइंड ऑफ सप्लाईज. पॉइंट 1 चेक. अगर दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, ये जो बंडलिंग है वो नेचुरल है या नहीं है? द बंडलिंग इज नेचुरल. ओके, व्हाई इट इज नेचुरल? क्योंकि जो इंश्योरेंस होता है, एग्जाम्पल के लिए लें, वो डिपेंड करता है मेन प्रोडक्ट पे. जब ट्रांजिट होगा, जब ट्रांसपोर्टेशन होगा, तभी तो आप उसका इंश्योरेंस ले पाएंगे. अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा तो इंश्योरेंस किस चीज़ का? ओके, या अगर हम बोलें कि अगर गुड्स ही नहीं सप्लाई किया जाएगा या शर्ट्स ही नहीं ऑर्डर की जाएंगी, तो ये जितने भी अदर काइंड्स ऑफ सर्विसेज जो प्रोवाइड की गई, इट हैज़ नो रोल इन इटसेल्फ. ओके, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट की बंडलिंग है, इट इज कॉल्ड एज नेचुरल बंडलिंग. एंड द थर्ड इज व्हाट इज प्रिंसिपल सप्लाई हेयर? क्या लगता है? यू हैव 4 ऑप्शन. द फर्स्ट ऑप्शन इज shirt, the second option is your designer boxes, the third option is transportation, and the fourth is insurance which Sudhir Garment is providing. What is the main supply or the principal supply, dear students? Think for a while. Students, यहाँ पे जो आपका main supply या जो principal supply है वो है as highlighted in the picture, the shirt. Every other supply is ancillary in nature. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. लेट्स रीड. इंडिगो एयरलाइंस प्रोवाइड करता है इन फ्लाइट मील सर्विसेज, फ्री इंश्योरेंस एंड एयरपोर्ट लाउंज सर्विसेज इन मुंबई टू दिल्ली ट्रैवल टिकट विच इज इंक्लूडेड इन द टिकट प्राइस. इनकी जो भी चार्जेस है वो उनकी टिकट प्राइस में इंक्लूडेड है. नाउ GST on food is 12%, on the taxes GST is 5% and lounges पे जो taxes होता है वो है 18%. Now you have to determine what is the kind of supply it is and how much tax will be paid by the customer. किस रेट से यहाँ पे टैक्स लगाया जाएगा. चलिए इफ आपको ये समझ में आया हो अगर एग्जाम्पल और आपको आंसर पता हो तो चलिए जल्दी से आप अपने कॉपी में या आप जहाँ पे भी नोट कर रहे हैं उसमें लिख लीजिए प्रिंसिपल सप्लाई क्या है. जस्ट राइट इट डाउन वेरी शॉर्टली. ओके, जो भी आपको लग रहा हो. आपने कर लिया है? चलिए आगे देखते हैं हम. लेट्स सी द आंसर. हाउ मेनी सप्लाईज आर देयर? तो देयर आर फंडामेंटली मोर देन 2 सप्लाईज. एक सप्लाई तो आपका हो गया जो आप एयर की फेयर ले रहे हो, जो आपकी मेन सप्लाई वो हो गई. देन यू आर गेटिंग फूड एंड देन यू आर गेटिंग एक्सेस टू द लाउंज. तो देयर आर मोर देन 2 सप्लाईज. इसमें से मेन सप्लाई क्या है? द मेन सप्लाई और द प्रिंसिपल सप्लाई इज योर टिकट, योर एयर फेयर. ओके, अदर सप्लाईज आर कॉल्ड एज द एंसिलरी और द सहायक पूर्तियाँ यहाँ पर है. तो जीएसटी किस रेट से लगेगा स्टूडेंट्स? जीएसटी यहाँ पे लगेगा द फेयर ऑन द टिकट बिकॉज इट इज द प्रिंसिपल सप्लाई. तो टिकट पे फेयर कितना था?
5%, तो जो भी चार्जेस बनेंगे उस पे 5% के रेट से जीएसटी पेएबल होगा। इट मीन्स जो भी अदर प्रोडक्ट्स के जीएसटी रेट है वो विलुप्त हो जाते हैं। जो प्रिंसिपल सप्लाई का जो जीएसटी रेट होता है वो सभी प्रोडक्ट पर मान्य होता है, क्योंकि बिलिंग स्टूडेंट सिंगल होती है, बिलिंग अलग अलग नहीं होती है। चलिए लेट्स टेक द थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल आप देखिएगा, श्री राम हॉस्पिटल प्रोवाइड्स कंसल्टेशन सर्विसेज, उसके साथ में वो फूड्स भी प्रोवाइड करते हैं अपने पेशेंट्स को इन दी हॉस्पिटल। ओके, एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, हेल्थ सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स एंड जो फूड है उस पर 5% का जीएसटी लगता है। अब आपको यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है उन जो भी वो बिलिंग करते होंगे उस पे। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। हॉस्पिटल है, कंसल्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और उसके साथ में अगर कोई पेशेंट एडमिट होते हैं या आते हैं तो उनके लिए फूड फैसिलिटी भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि इस पर्टिकुलर जो उनका बिल बनेगा किसी भी कस्टमर का, तो उसमें कितना जीएसटी पे किया जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करने हैं। द वेरी फर्स्ट इज कि जो हेल्थ सर्विसेज है these are exempted from tax, and the second point is कि जो आपका फूड है उसमें 5% के रेट से जीएसटी लगता है। You can calculate your answer, you can write down your answer। चलिए आंसर देखते हैं। अब आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स देखना है व्हाट इज द प्रिंसिपल सप्लाई, प्रमुख आपूर्ति क्या है। तो यहाँ पे जो प्रमुख आपूर्ति आपकी है वो है हेल्थ सर्विसेज, नॉट द फूड ना। आप वहाँ पे फूड लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज लेने जा रहे हैं। तो हेल्थ सर्विसेज इज योर प्रिंसिपल सप्लाई। ओके, नाउ व्हाट इज योर एंसिलरी सप्लाई, सहायक पूर्ति क्या है, भोजन है। ठीक है, अब what will be the rate of tax, as it is written in the question कि जो health services होती हैं that are exempted from the tax। तो जो हमारी health services है बेटा वही हमारी क्या है, principal supply है। तो overall bill में कितना GST लगेगा, nil, zero, because it is exempted from the tax। तो food पे जो 5% का GST था, क्योंकि मेन प्रोडक्ट मेन सप्लाई का जो टैक्स है वो exempted है, इसीलिए वो भी 5% विलोपित हो गया। सो द आंसर इज nil और 0। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है आपको एसेस करने के लिए, टेस्ट योरसेल्फ। आपको इसका आंसर लिखना है और बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। यू हैव सीन दैट कि नाउअडेज कंपनी सेल वाटर, है ना, प्यूरिफाइड वाटर वो बेचते हैं ऐसे कंटेनरों में। तो आपको यह बताना है कि यह जो पर्टिकुलर सप्लाई है क्या ये कॉम्पोजिट सप्लाई कहलाएगी या ये कॉम्पोजिट सप्लाई के दायरे में नहीं आएगी। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे पानी बेचा जा रहा है, ओके, पानी सेल किया, वाटर सेल किया जा रहा है, और वो किस में सेल किया जा रहा है स्टूडेंट्स, वो आपके कंटेनर में सेल किया जा रहा है। तो यह जो दो प्रोडक्ट्स की बंडलिंग की गई है, विल इट कम अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई और नॉट। सोचिए इसके बारे में, यू हैव टाइम और आपको इसका आंसर बताना है। चलिए स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम देखें तो हमको पैरामीटर्स देखने हैं या की एलिमेंट्स देखने हैं कॉम्पोजिट सप्लाई के। फर्स्ट पैरामीटर क्या था, 2 और मोर देन 2 सप्लाईज। यहाँ पे 2 सप्लाईज हैं, कौन कौन सी है, वाटर एंड दी कंटेनर। सेकेंड है कि यहाँ पे जो बंडलिंग की जा रही है क्या वो नेचुरली बंडल्ड है या अननेचुरल बंडल्ड है। तो बच्चों यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन भी आया था डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट ने ये बोला था कि इफ़ the product is sold or the water is मतलब given to the general public, और जनरल पब्लिक में अगर ये ओपन में अगर इसको सेल दिया जाता है तो वहाँ पे ये जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। मींस क्योंकि वो जनरल पब्लिक को सेफ ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में दिया जा रहा है। बट इफ़ द पर्टिकुलर वाटर इज पैक्ड इन द कंटेनर, और वो वाटर के कई प्रकार होते हैं, एरेटेड वाटर होता है, प्यूरिफाइड वाटर होता है, अगर आप उसको पैक करके सेल आउट कर रहे हो देन यू हैव टू पे दी जीएसटी। ओके, तो यहाँ पे
हमारी मुख्य सप्लाई जो है वो है वाटर, और यहाँ पे एंसिलरी सप्लाई है कंटेनर। ओके, बट यहाँ पे हमारा जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है, नाउ इफ द कंज्यूमर इज डिमांडिंग वाटर, तो आप उसको कैसे सेल करोगे, है ना, ये आपके सामने खुद एक सवाल आना चाहिए। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट इज द डिमांड, तो जो सेलर है उसको कंटेनर में उसको डाल के कंज्यूमर को देना ही पड़ेगा। तो हेयर प्रोडक्ट्स आर नेचुरली बंडल्ड स्टूडेंट्स, है ना, और मेन सप्लाई क्या हो गई यहाँ पे, वाटर हो गई। सो द रेट ऑफ टैक्स ऑन द पैकेज्ड वाटर विल बी एप्लीकेबल हेयर। यस, इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। ये कॉम्पोजिट सप्लाई के जो प्रावधान है उसमें यह पर्टिकुलर जो हमारा केस है वो आएगा। चलिए, अब हम अपने सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 मिक्स्ड सप्लाई की बात करते हैं, मिश्रित आपूर्ति की बात करते हैं। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन से की एलिमेंट्स निकालेंगे और बड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। चलिए, मिक्स सप्लाई जो है उसकी डेफिनेशन सेक्शन 274 में दी गई है। यहाँ पे यह बताया गया है कि मिक्स सप्लाई मीन्स इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ 2 or more than 2 goods and services या उनका कॉम्बिनेशन, है ना, by a taxable for a single price, and such supply does not constitute a composite supply। इसका मतलब यह है कि जो composite supply है वो mixed supply नहीं होगा। तो फिर mixed supply क्या है? Don't worry, we are going to discuss about it। चलिए, इसके भी की एलिमेंट्स निकालते हैं। कितनी सप्लाईज होनी चाहिए स्टूडेंट्स? जैसे हमने कॉम्पोजिट सप्लाई में देखा था, यहाँ पे भी इस डेफिनेशन में भी बताया गया है कि देयर शुड बी 2 और मोर देन 2 सप्लाईज, 2 या 2 से अधिक आपूर्तियां होनी चाहिए। सेकेंड इज, यहाँ पे अब 2 या 2 से अधिक अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपने तो बंडलिंग की, ठीक है। तो ये जो बंडलिंग है, ये कॉम्पोजिट सप्लाई में हमने देखा था, बंडलिंग इज नेचुरल, मतलब सप्लायर को वो करना ही पड़ रहा था। अगर हम मिक्स सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे द बंडलिंग इज नॉट नेचुरल, नेचुरल बंडलिंग यहाँ पे नहीं होती है। एंड द थर्ड इज, व्हाट इज द मेन सप्लाई? समझना मुश्किल है। जब आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको यही लगेगा कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट जो हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन व्हाट इज द प्राइम और व्हाट इज द प्रिंसिपल सप्लाई। ओके, सो जो हमने कॉम्पोजिट सप्लाई में पढ़ा, एक एलिमेंट बस कॉमन है, बाकी 2 एलिमेंट उससे डिफरेंट है। चलिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। आप सभी ने गिफ्ट हैम्पर्स देखा होगा। हैम्पर मीन्स 2 या 2 से अधिक डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स होती हैं जिसको हम ऐड करके या जिसको हम एक साथ मिला के सेल आउट करते हैं। एज यू कैन सी, इट इज अ हैम्पर कंसिस्टिंग ऑफ अ वॉलेट एंड अ बेल्ट। ओके, यहाँ पे आपके पास कितनी सप्लाईज हैं स्टूडेंट्स? हाउ मेनी सप्लाईज यू हैव? एज यू कैन सी, देयर आर 2 सप्लाईज। ओके, नाउ अब आप बताइए कि ये नेचुरल बंडलिंग है या अननेचुरल बंडलिंग है? थिंक अबाउट इट। क्या कोई कस्टमर जब मार्केट में ये प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है, क्या सारे लोग एक कॉम्बो पैक से लेते हैं, या कुछ ऐसे कस्टमर्स भी होंगे जो सिर्फ बेल्ट या सिर्फ वॉलेट खरीदने के लिए भी मार्केट में आते होंगे? आप बोलेंगे यस मैम, मतलब हम इंडिविजुअली भी इसको परचेज करते हैं। जब इन चीज़ों को इंडिविजुअली परचेज किया जा रहा है तो इट मीन्स इसकी बंडलिंग नेचुरल नहीं है, जस्ट टू इंक्रीज द सेल इसकी बंडलिंग की जा रही है, ठीक है। एंड द थर्ड इज, व्हाट इज द मेन सप्लाई? इनमें से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? कस्टमर क्या लेने आया है, आप डिटरमाइन कर सकते हो क्या? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर। तो यहाँ पे मेन सप्लाई या प्रिंसिपल सप्लाई डिटरमाइन करना मुश्किल है स्टूडेंट्स। ओके, तो 3 जो हमारे पैरामीटर्स थे उन तीनों के बारे में हमने बात कर ली। हेंस इट इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड सप्लाई, मिश्रित आपूर्ति का यह उदाहरण है। चलिए, और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है। ये सब हम लोगों ने फेस्टिवल सीजन जैसे ही हमारे यहाँ आता है, लाइक अभी हमारे यहाँ न्यू ईयर था, देन इट वाज क्रिसमस, फिर दिवाली, ऐसे में हमें मार्केट में हर जगह से हैम्पर्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे कुकीज़, चॉकलेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स एंड अदर चीज़ों का कॉम्बो होता है। ओके, गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए ज़्यादा हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। नाउ
अब ये क्या है कि ये जो हमारे जो पैकेजेस मिलते हैं ये प्री पैक्ड भी होते हैं एंड समवेयर ये हमारे कस्टमर की डिमांड होती है कि आप हमको ऐसा कस्टमाइज करके हमें प्रोवाइड भी करिए, ठीक है। तो दोनों टाइप के केसेस हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं। नाउ स्टूडेंट, अगर हम इंडिविजुअल टैक्स रेट्स की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जो चॉकलेट है, ये पर्टिकुलर कॉम्बो पैक है, आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे चॉकलेट है, ओके। तो चॉकलेट पे फॉर एग्जांपल कोकोआ इंक्लूडेड है, तो जो जीएसटी रेट है चॉकलेट में दैट इज 28%। नेक्स्ट कम्स दी कुकीज, कुकीज पे जीएसटी रेट है 18%। एंड देन जो हमारे ड्राई फ्रूट्स इस पर्टिकुलर पैकेज में इंक्लूड किए गए हैं, एज यू कैन सी काजू एंड आलमंड्स, है ना, उस पे जीएसटी रेट है 12%, 12%। तो अब स्टूडेंट्स आपके सामने ये सवाल आना चाहिए कि जो बिल बनेगा, जो बिलिंग होगी, जो इनवॉइस आपको मिलेगी, वो तो सिंगल प्रोडक्ट की मिलेगी, योर कॉम्बो पैक, ओके। फॉर एग्जाम्पल ये जो कॉम्बो पैक है वो है 1500 रुपए का, 1500 रुपीज का। इस 1500 में किस रेट से टैक्स एप्लीकेबल होगा, किस रेट से हम जीएसटी देंगे? 12%, 18% या 28%? या आप, हो सकता है आपके माइंड में ऐसा है कि मैम 3 चीजें ले रहे हैं, तीनों पे अलग अलग जीएसटी है, तो सबको ऐड करके जितना जीएसटी बन रहा होगा हमें तो वो पे करना है। ओके, यू कैन बी राइट, अभी हमको नहीं पता है। तो स्टूडेंट, जो मिक्स सप्लाई पे जो टैक्स होता है, एज यू कैन सी, वो लगता है हाईएस्ट रेट पे। जो भी आप सप्लाईज आपने मिक्स की है, जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपने मिक्स की है, उनमें से जिस प्रोडक्ट में हाईएस्ट टैक्स रेट होगा वही आप अपने इनवॉइस में उस रेट से टैक्स लगाओगे। मतलब 1500 प्लस 28% जीएसटी। वाई 28%? क्योंकि 3 टैक्स रेट है, तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे हाईएस्ट कौन सा है स्टूडेंट्स? 28%। तो 28% की रेट से आप टैक्स लगाएंगे, विच सेज दैट कि हाईएस्ट रेट से जीएसटी मिक्स सप्लाईज में एप्लीकेबल होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक प्लांट नर्सरी है जो कटिंग प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड गार्डनिंग सर्विस प्रोवाइड करती है एज अ बंडल। मतलब वो आपको प्लांट्स भी प्रोवाइड करता है और उनकी देखभाल के लिए जो भी सर्विसेज होती हैं वो भी वो प्रोवाइड करता है। जब वो उसको आप सेपरेटली सोल्ड करते हो तो उस केस में प्लांट एंड फ्लावर पे जो जीएसटी लगता है वो है 5% एंड गार्डनिंग सर्विसेज पे जो जीएसटी लगता है वो है 18%। ओके, अब आपको बताना है बच्चों कि यह कौन सी टाइप की सप्लाई है। पहले तो आपको ये समझना है और उसके बाद आपको समझना है कि इस पे कितना टैक्स लगेगा। इतना डिस्कस करने के बाद आई होप दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सप्लाई। कौन सी टाइप ऑफ सप्लाई है स्टूडेंट्स? इट इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड सप्लाई। अब ऐसे ये कैसे पता चला मैम? ये ऐसे पता चला बच्चों, क्या जितने भी लोग फूल खरीदने आते हैं गार्डनर के पास, क्या सारे लोग उसकी सर्विसेज भी लेते हैं? क्या सारे लोग जो माली है उससे ये भी बोलते हैं क्या कि हमने आपके यहाँ से ये फूल लिया है, आप ही हमारे यहाँ देखभाल करने आना? ऐसा नहीं होता है बच्चों, है ना। यहाँ पे उन्होंने प्रोडक्ट की बंडलिंग की है अपनी सेल्स इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे जो बंडलिंग है वो नेचुरल बंडलिंग नहीं हुई। जब कोई भी प्रोडक्ट की नेचुरल बंडलिंग नहीं होती है तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स सप्लाई। नेचुरल बंडलिंग होती है तो इट इज एग्जांपल ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई। ओके, तो मिक्स सप्लाई का आपके पास यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 जीएसटी रेट है। प्लांट एंड फ्लावर में कितना लग रहा है? 5% एंड गार्डनिंग सर्विस पे कितना लग रहा है? 18%। सो व्हाट विल बी योर आंसर? आपका उत्तर क्या होगा यहाँ पे? व्हाट विल बी योर आंसर? 5%, 18% या 18 + 5? क्या होगा स्टूडेंट? या नन ऑफ दीज? मुझे लगता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही कोट किया होगा। द आंसर इज 18% स्टूडेंट्स। व्हाई द आंसर इज 18%? क्योंकि हमने इसको पढ़ा है कि जब मिक्स सप्लाई होता है तो जो भी हाईएस्ट आपका जीएसटी रेट होता है ऑन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका प्रोडक्ट क्या है, उसी रेट से हमारा पूरा बिलिंग किया जाता है। ओके, तो जीएसटी कितना लग जाएगा हमें? 18%। ओके, चलिए अब
कुछ सर्कुलर्स हम डिस्कस करेंगे। सर्कुलर्स क्लैरिफिकेशन दिए जाते हैं बाय द डिपार्टमेंट जब कब कई सारे कन्फ्यूजन्स होने लगते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार हमें इस टाइप के ऑफर्स मिलते हैं, बाय वन गेट वन, लाइक बाय वन पिज़्ज़ा एंड गेट वन पिज़्ज़ा फ्री। या आपने नॉर्मल जो आपकी शॉप्स होती हैं, सुपरमार्केट्स होता है, वहाँ पे देखा होगा कि डिटर्जेंट के साथ में आपको बकेट भी दिया जाता है ना? तो आपको यहाँ समझना यह ज़रूरी है कि अ, आपको कैसे जो सेल आउट किया जा रहा है वो किस प्रकार से सेल आउट किया जा रहा है बच्चों, कि एक के साथ एक मुफ्त, एक के साथ एक फ्री। इट मीन्स आपके दिमाग में इनकर होना चाहिए 7(1)(a). 7(a) में क्या बोला गया था कि जब कोई सप्लाईज होती हैं तो इट शुड बी फॉर कंसिडरेशन। बट आप यहाँ पे देखो तो आपको ये लगेगा कि एक सप्लाई तो फ्री में दी जा रही है, आप पेमेंट एक का कर रहे हो, एक पिज़्ज़ा का कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉम्बो पैक मिल रहा है 150 रुपए में, तो 150 रुपए मतलब आप एक पिज़्ज़ा का पेमेंट कर रहे हो और द सेकेंड वन यू आर गेटिंग फ्री। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ऐसा कन्फ्यूजन हुआ था। सो दो सेलर्स थे वो क्या कर रहे थे, एक ही प्रोडक्ट पे जीएसटी पे कर रहे थे, दूसरे पे वो जीएसटी ही नहीं पे कर रहे थे। तो गवर्नमेंट का सर्कुलर आया, उन्होंने यह बोला कि आपको यह देखना है कि क्या जो सेकेंड प्रोडक्ट है उसकी क्या इंडिविजुअल सेलेबल वैल्यू है। अगर कोई पिज़्ज़ा लेने आया तो क्या जब कॉम्बो सेल होगा तभी वो लेने आएगा कस्टमर, या अगर सिंगल सेल हो रहा है तो भी वो लेने आ रहा है। तो वी नो वेरी वेल कि कॉम्बो पैक्स तो हम लेते ही हैं पर सिंगल पिज़्ज़ा भी हम लेने जाते हैं, तो एज अ कस्टमर वी बाय सिंगल पिज़्ज़ा। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स कितने हुए, 2 प्रोडक्ट्स हुए, है ना? अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जो बंडलिंग है वो नेचुरल है कि अननेचुरल? ऑब्वियसली अननेचुरल, क्योंकि सिर्फ 2 पिज़्ज़ा बिकेंगे तभी हम लेने नहीं जाएंगे, सिंगल पिज़्ज़ा भी हम लेने जा रहे हैं। या आपको डिटर्जेंट लेना होगा तो बकेट मिलेगी क्या सिर्फ अभी तभी आप डिटर्जेंट परचेज करोगे? द आंसर इज नो। बिना बकेट अगर आपको मिले भी आप डिटर्जेंट को परचेज करोगे। ठीक है, तो हेयर इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड सप्लाई। आपको प्राइस एक पे करना पड़ रहा है पर उस एक प्राइस में दोनों का अमाउंट इंक्लूडेड है। ओके, तो डिपार्टमेंट ने ये बोला इट इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्स सप्लाई, जो भी हाईएस्ट रेट का आपका प्रोडक्ट होगा उससे आप जीएसटी पे करोगे। तो अगर हम डिटर्जेंट और बकेट की बात करें तो डिटर्जेंट इज हैविंग अ जीएसटी रेट ऑफ 28%, तो बकेट का 18% है, तो 28% के रेट से आपको उस पर जीएसटी पेबल होगा। तो बाय वन गेट वन, these are not exempted supply, these are supply without consideration, but दोनों की प्राइस इंक्लूडेड है एंड इट कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ द जीएसटी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यूपीएस के साथ में बैटरी। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग केस था विच वॉज केम इनटू कंसिडरेशन, और उसके बाद डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी करके इसका सोल्यूशन बताया। जो एप्लिएंट था उसने यह क्लेम किया कि व्हेन वी सेल द यूपीएस, ओके, तो यूपीएस यू नो वेरी वेल अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, आप सबने कंप्यूटर्स में देखा होगा, अपने कॉलेजेस में या अपने घरों में। यूपीएस का काम क्या होता है कि जब पावर ऑफ हो तो वो हमारे सिस्टम को अफेक्ट ना करे, उसके लिए हम यूपीएस लगाते हैं। तो जब यूपीएस सेल किया जाता है तो उसके साथ में बैटरी भी सेल आउट होती है। तो एप्लिएंट हैड सेड दैट कि क्योंकि जो यूपीएस को जो पावर मिलता है वो बैटरी से मिलता है, तो यूपीएस एंड जो बैटरी है उसको अलग अलग ना कंसिडर्ड करके इट मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ विच टाइप ऑफ सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई उसको माना जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये नेचुरल बंडलिंग है, ऐसे एप्लिएंट का क्लेम करना था। क्योंकि अगर यूपीएस होगा तभी बैटरी की वैल्यू है, बैटरी इज एन डिपेंडेंट यूनिट ऑन दी यूपीएस। डिपार्टमेंट ने उनकी बात सुनी एंड डिपार्टमेंट एनालाइज्ड इट, और उन्होंने यह बोला कि व्हाट इज इन द जनरल पैरेलेंस, सामान्य रूप से क्या होता है, क्या जब व्यक्ति यूपीएस खरीदने आता है तो क्या वो बैटरी भी साथ में लेता है, क्या ऐसा हमेशा होता है, या जब व्यक्ति बैटरी लेने आता है तो क्या वो यूपीएस भी साथ में लेता है? दिस वाज द क्वेश्चन विच गॉट रेज्ड। जब फाइल्स देखी गई सेलर्स की ऑफ द डिफरेंट जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने ये देखा कि जो कस्टमर है वो इंडिविजुअल यूपीएस भी कभी कभी लेके जाते हैं और इंडिविजुअल बैटरीज भी लेके जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स,
जो दोनों प्रोडक्ट की जो सप्लाई है इट इज इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो डिपार्टमेंट ने ये बोला कि अगर आप दोनों को मिक्स करके सेल कर रहे हो तो यहाँ पे ये आपकी नेचुरल बंडलिंग नहीं हुई, ये आपकी अननेचुरल बंडलिंग है। अननेचुरल बंडलिंग है तो यहाँ पे एक ऐसा सप्लाई हो गया, इट इज अ मिक्स सप्लाई, इट इज नॉट अ कॉम्पोजिट सप्लाई। तो जो अपिलियंट था या जितने भी इस प्रकार के जो सेलर्स थे उनको किस रेट से आप जीएसटी देना पड़ रहा था, यूपीएस बैटरी जिसमें भी हाईएस्ट रेट है उस रेट से जीएसटी पेबल यहाँ पे होगा। तो ये दो सर्कुलर आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए हैं, बट ऐसे कई सारे सर्कुलर है जहाँ पे डिपार्टमेंट ने यह क्लैरिफाई किया है कि ये मिक्स्ड सप्लाई होगा या कॉम्पोजिट सप्लाई होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द इंसिडेंट्स और डिफरेंट केसेस। नाउ how we can determine whether the particular supply is a mixed supply or a composite supply। ये जो supply है वो संयुक्त है या मिश्रित है, ये स्टूडेंट्स आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? वेरी इजी, आई नो यू नो वेरी वेल। सबसे पहले आपको क्या देखना है स्टूडेंट्स? सबसे पहले आपको देखना है बंडलिंग का कारण। बंडलिंग हम सबको पता है, दो प्रोडक्ट को साथ में मिलकर बेचा जा रहा है, ओके। अब ये बंडलिंग किस कारण से की जा रही है, नेचुरल या अननेचुरल? नेचुरल है तो आप उसको मान लेंगे ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, अननेचुरल है तो यू नो वेरी वेल कैसी सप्लाई है, यस इट इज अ मिक्स्ड सप्लाई, ओके। चलिए अब दूसरा जो चीज आपको माइंड में रखना है वह ये है कि क्या उसमें कोई प्रिंसिपल सप्लाई है, क्या उसमें कोई प्रमुख आपूर्ति है? अगर आपको कोई प्रमुख आपूर्ति नजर आती है, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जैसे हमने लैपटॉप और एंटीवायरस का केस देखा था, वहां पे जो हमारा लैपटॉप है दैट इज अ प्रिंसिपल सप्लाई और जो एंटीवायरस है इट इज अ एंसिलरी, ओके। जो एंटीवायरस जो है वो डिपेंड करता है लैपटॉप के सेल पे। व्हेन लैपटॉप विल बी सोल्ड देन ओनली एंटीवायरस विल बी परचेज्ड बाय द कस्टमर। सेम ऐसा ही अगर एग्जाम्पल ले तो एसी एंड उसका इंस्टॉलेशन, ओके। तो जब एसी सेल आउट होगा बच्चों तभी तो उसका इंस्टॉलेशन होगा, तो इंस्टॉलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द सेल ऑफ द एसी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है स्टूडेंट्स? प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ लैपटॉप है एंड द एसी, ओके। अब मिक्स सप्लाई की हम बात करें, जैसे हमने कॉम्बो पैक देखा था, तो कॉम्बो पैक्स में आपका मेन सप्लाई क्या था ये डिटरमाइन करना मुश्किल था, है ना? तो दैट वाज द अननेचुरल बंडलिंग। तो अगर आप प्रिंसिपल सप्लाई को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं देन दैट सप्लाई इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई, और जब आप प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो दैट सप्लाई इज अ मिक्स्ड सप्लाई, ठीक है। तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बंडलिंग का रीजन और प्रिंसिपल सप्लाई। अगर आप इसको डिटरमाइन कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो यू कैन easily make a difference between composite and mixed supply। चलिए अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमें देखना है वो है टाइम ऑफ द सप्लाई, क्योंकि टाइम, प्लेस एंड रेट ये तीन चीजें जीएसटी के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर हम टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई देखें तो आप इट हैज बीन हाईलाइटेड अर्लियर कि कॉम्पोजिट सप्लाई में इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई, ठीक है। तो जो भी प्रिंसिपल सप्लाई का टाइमिंग होगा, द डेट ऑन विच द सप्लाई हैज बीन मेड, वही आपका क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द कॉम्पोजिट सप्लाई। और मिक्स सप्लाई में जो भी गुड्स या जो भी सर्विसेज जो हाईएस्ट रेट की है, ओके, जैसे कॉम्बो पैक्स में हमने डिस्कस किया था चॉकलेट हाईएस्ट रेट की थी, तो उसका जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द एंटायर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई और यहाँ पे द प्रोडक्ट हैविंग द हाईएस्ट चार्ज, तो ऑन in this basis we can determine the time of supply of composite and mixed supply। चलिए, so here is a gist of our overall lecture: natural bundling, composite supply, not naturally bundling, mixed supply। क्या अलग अलग करके बेचा जा सकता है? yes, तो मिक्स्ड हो गई। क्या अलग अलग करके बेचा जा सकता है? no, तो composite हो गई, ओके। चलिए,
टेस्ट करिए अपने आप को। हियर इज अ क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। HN इंडस्ट्रीज ने ऑर्डर किया, व्हाट दे ऑर्डर्ड, 2000 पीसेस ऑफ कॉर्पोरेट किट, ओके, फॉर देयर एनुअल जनरल मीटिंग, जो साल में एक बार होती है, आपको पता है, उसके लिए उन्होंने कॉर्पोरेट किट ऑर्डर किया। इट कंप्राइजेज ऑफ 4 थिंग्स, 4 चीजें हैं वहां पे, उसमें वॉच है, उसमें वॉलेट है, टाई है एंड पेन है। 4 प्रोडक्ट्स आर देयर, ओके। द GST रेट आर एज फॉलोज, GST रेट आपको विजिबल है। वॉच पे GST है 18%, पेन पे GST है 12%, वॉलेट पे GST है 12% एंड टाई पे GST है 5%। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सप्लाई, आपको बताना है कि यह किस प्रकार की आपूर्ति है, और इसके साथ में आपको यह भी बताना है कि किस रेट से GST पे किया जाएगा, ओके। मान लीजिए कि 2000 पीसेस का जो टोटल बनता है, जो टोटल वैल्यू आती है, वो आती है मान लीजिए 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए का अगर इन्होंने सामान परचेज किया है, कॉर्पोरेट किट परचेज किया है, तो इस पे किस रेट से GST लगेगा। यू हैव अ मिनट, थिंक अबाउट इट, सोचिए इसके बारे में। पहले आप समझने की कोशिश करिए कौन से टाइप ऑफ सप्लाई है, उसके बाद ही आप टैक्स रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए, आई होप यू गॉट द आंसर। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 18%। वाई 18%? क्यों 18%? क्योंकि ये किस टाइप की सप्लाई है स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमें ये डिटरमाइन करना है किस टाइप की सप्लाई है। यस, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड सप्लाई। व्हाई इट इज अ मिक्स सप्लाई? क्योंकि जो प्रोडक्ट की बंडलिंग की गई थी वो अननेचुरल थी। इंडिविजुअल भी वो सारे प्रोडक्ट सेल आउट किए जाते हैं, बट क्योंकि हमें क्योंकि कस्टमर की हमारी डिमांड थी, इसलिए हमने उसको कॉम्बो करके सेल आउट किया है। कैसी टाइप की सप्लाई है आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इट इज अ मिक्स्ड सप्लाई, ओके। मिक्स सप्लाई पे GST रेट किस रेट से होता है स्टूडेंट्स? हाईएस्ट। जिस भी प्रोडक्ट का हाईएस्ट रेट होता है उस रेट से आपको GST पे करना होता है। तो हाईएस्ट रेट वाज 18%, तो 18% के रेट से जो आपकी जो ऑर्डर आपका था 20 लाख रुपीस का, उस पे 18% की रेट से आपको GST पे करना पड़ेगा। वेरी गुड, आप सबने सही आंसर दिया। सो दीज आर द लिंक्स फॉर द फर्दर रीडिंग। कुछ बुक्स हैं आपकी सहूलियत के लिए, जिसको पढ़ के आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में और अपनी नॉलेज इन्हांस कर सकते हैं। देयर आर सम आर्टिकल्स विच आई रेफर्ड एंड आई वांट यू टू रेफर और डिटेल्ड डिस्कशन के लिए। एंड यहाँ पे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी आपको दिए गए हैं, जिस स्टूडेंट को GST एज अ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, वो इन कोर्सेज को एक्सेस करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। So thank you. Happy learning.